गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम यू ऑल। आज की इस वीडियो में बेटा जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th की 21 अगस्त की वर्कशीट्स को। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट बिना टाइम वेस्ट किए। आपका चैप्टर चल रहा था बेटा इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अगर हम ध्यान दें तो हमने पिछली बार ये डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से पावर डिफाइन होती है। आज उससे आगे बढ़ते हैं। आज इफेक्ट स्टार्ट करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपको कई बार आपके पेरेंट्स ने बोला होगा कि इस पंखे को थोड़ी देर के लिए आराम दो, ये पंखा सुबह से चल रहा है, और आपको समझ नहीं आया होगा कि इस पंखे को आराम देने का क्या मतलब है। पंखा थोड़े ना आराम करता है बेटा। पंखे को आराम देने का मतलब होता है कि उस पंखे को थोड़ी देर के लिए बंद करो, क्योंकि जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर से करंट कॉन्टीन्यूसली पास थ्रू होता है, उसके अंदर करंट कॉन्टीन्यूसली आता जाता है, तो वो चीज़ धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम उसको बंद ना करें और उसको ठंडा ना करें तो वो चीज़ ख़राब हो सकती है, उसके अंदर का सर्किट टूट सकता है। और इसी को हम आम भाषा में कहते हैं कि हमारे घर का ये जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट था वो फूक गया। तो फूकने का मतलब होता है ख़राब होना। अब शुरू करते हैं। इफ़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ प्योरली रेजिस्टिव, द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूसली गेट्स डिसिपेटेड इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। दिस इज़ नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि अगर कोई सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है, मतलब सिर्फ उसके अंदर रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो चीज़ धीरे धीरे वो सारे के सारे करंट को हीट में कन्वर्ट कर देती है। इसका एग्जांपल है हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिक आयरन, जिसे हम प्रेस भी कहते हैं, जिससे कपड़े उसके अंदर सारा का सारा करंट हीट में कन्वर्ट होता है। वो इलेक्ट्रिक जो प्रेस होती है उसके नीचे सब कुछ गर्म हो जाता है। आगे पढ़ते हैं। Let a current I flowing through a resistor of resistance R. Let the potential difference across it be V. Let time be T, during which the charge Q flows across. The work done in moving the charge Q through a potential difference V is VQ. Therefore, the source must apply energy equal to VQ in time T. Hence, power input to the circuit by the source is P is equals to V into Q upon T. क्या मतलब है इसका? वो कह रहा है कि अगर पावर की बात करी जाए तो पावर होता है, पावर होगा V इंटू क्यू अपॉन में T। और सबसे पहली वर्कशीट जो इस चैप्टर की हमने पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि Q अपॉन T होता है I। तो पावर का फॉर्मूला आ गया P इज इक्वल्स टू VI। द एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम T। और एनर्जी सप्लाई कितना होता है? E इज इक्वल्स टू P इंटू T। भाई कितना सर्किट का पावर है मल्टीप्लाई बाय कितनी देर तक वो पावर काम कर रही है, वो एनर्जी है। Since energy is equivalent to heat produced, therefore E is equals to H। और जितनी एनर्जी है उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा। तो हमने हीट प्रोड्यूस की भी बात कर ली। आगे बढ़ते हैं। सिंस एनर्जी, अब उन्होंने एक हीट प्रोड्यूस का एक फॉर्मूला लिखा है, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर टी। ये जो H इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर टी है, ये कहाँ से आता है बेटा? ये H इज इक्वल्स टू वी आई टी था, V की जगह आई आर डाल दिया, तो आई आर अंदर डाला V की जगह, और ऑलरेडी आई टी बाहर था, तो I मल्टीप्लाई बाई आई आ गया, आई स्क्वायर आर टी। इस फॉर्मूले को जो H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी है, इसे कहते हैं जूल्स लॉ। क्या कहता है जूल्स लॉ? जूल्स लॉ कहता है कि अगर किसी सर्किट के अंदर से करंट पास थ्रू होगा, तो करंट पास थ्रू होने पर जो हीट उसके अंदर बनेगी वो हीट तीन चीज़ों पे डिपेंडेंट होगी। पहला स्क्वायर ऑफ करंट, दूसरा रेजिस्टेंस, और तीसरा टाइम। यानी कि जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा हीट, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा हीट, जितना ज़्यादा टाइम उतनी ज़्यादा हीट। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अब इसकी क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, क्या यूज़फुलनेस है? तो हीटिंग इफेक्ट इज डिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन, बल्ब एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो बल्ब हो गया, फ्यूज़ हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, इनमें तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ें गर्म हों। लेकिन अगर बाकी चीज़ों की बात करें कि इलेक्ट्रिक बल्ब, मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर्स एज हीट एंड स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज़ रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अब बल्ब का काम क्या होता है? बल्ब का काम होता है बेटा लाइट प्रोड्यूस करना। लेकिन प्रॉब्लम ये कि बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है, और टंगस्टन के बने हुए होने के कारण वो बहुत सारी जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसको लाइट के साथ साथ हीट में भी कन्वर्ट कर देता है। आप चाहते नहीं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? जैसे आपके घर में गैस का चूल्हा होगा,
अब गैस का चूल्हा क्या सिर्फ उस बर्तन को गर्म करता है जो उसके ऊपर रखा हुआ होता है? नहीं, वो आसपास भी हीट फैलाता है। तो कई बार हम चीज़ें चाहती नहीं है कि वो ऐसी करे, लेकिन वो करती है क्योंकि वो उसका यूजेज ही उस तरीके से है। अब इसमें भी जो बल्ब है वो हीट प्रोड्यूस करता है, हम नहीं चाहते, लेकिन ये उसका डिसएडवांटेज है। इसीलिए शायद बल्ब से बदल के आज सब जगह CLF लग गए हैं, CFL लग गए हैं। अब तो आपके आसपास LED आ चुकी है। फिर उन्होंने लिखा कि फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। और क्यों ऐसा होता है, इसके 3 रीज़न है। इट डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हाई टेम्परेचर, इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, एंड द बल्ब्स आर फिटेड विथ केमिकली इनएक्टिव गैस लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। उसके अंदर ऐसी गैस भरी हुई होती है जो उसकी लाइफ को बढ़ा देती है, जो उसके अंदर रिएक्ट नहीं होने देती उसे किसी चीज़ से। दूसरी चीज़ है फ्यूज़। तो फ्यूज़ आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा, हमारे बिजली की मीटर पे एक फ्यूज़ लगा हुआ होता है। अगर ज़्यादा बिजली आ जाए, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, तो वो फ्यूज़ उड़ जाता है, वो फ्यूज़ टूट जाता है। और हमारे घर के जो महंगे उपकरण हैं, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, AC, गीज़र, ये बच जाते हैं। तो फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। Fuse wire is made up of metal or an alloy of appropriate melting point, example aluminium, copper, iron, etc. Fuse is always connected in series with live wire. Current capacity of fuse is slightly higher than that of the appliance. अब क्या होता है कि फ्यूज़ की रेटिंग होती है कि ये भैया 5 एम्पियर का करंट ही संभाल सकता है। तो अगर कोई फ्यूज़ 5 एम्पियर का करंट संभाल सकता है, तो मैं उसको उस वाली बिजली की चीज़ में लगाऊंगा, उस वाले इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट में लगाऊंगा जिसको 4 एम्पियर करंट चाहिए, ताकि अगर 4 से ज़रा सा करंट ज़्यादा आए, 5 आए, तो वो फ्यूज़ टूट जाए और मेरा जो महंगा उपकरण है, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, वो बचा रहे। हमारी बाइकों के अंदर और स्कूटी के अंदर भी फ्यूज़ होता है। तो कई बार क्या होता है कि आपकी स्कूटी सेल्फ नहीं लेती, तो आप उसको मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, वो कहते हैं फ्यूज़ उड़ा हुआ है, तो वो फ्यूज़ लग जाता है। बारिश, आजकल तो बारिश का सीज़न चल रहा है, तो ये बारिश के सीज़न में बहुत आम है। अगला है बेटा इलेक्ट्रिक पावर। पावर का होता है द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड, यानी कि कितनी देर में आपका सर्किट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, खींच रहा है, उसे कहते हैं पावर। फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू VI, P इज इक्वल्स टू I²R। बिल्कुल हीट वाला ही फॉर्मूला है, बस टाइम हट जाता है इससे। और इसका ऐसा यूनिट होता है वॉट। कमर्शियल यूनिट याद रखिएगा, आपका जो बिजली का मीटर है आप घर के नीचे लगा हुआ है, वो उसमें जो यूनिट लिखी होगी वो लिखी होगी ये वाली, kWh। ये बिजली का यूनिट होता है, जिससे हमारे से जो बिजली विभाग होता है वो इस यूनिट के हिसाब से पैसा लेता है। इसी को हम कमर्शियल यूनिट भी कहते हैं। अब रिलेशनशिप बिटवीन कमर्शियल यूनिट और SI यूनिट का ये रिलेशनशिप है, 1 kWh में इतने जूल होते हैं, ये आपके लगभग 36 लाख जूल होता है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल आपको दिया, आप देख लीजिए। हम सीधा प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला है एक्सप्लेन द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो आपको बताया था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है H इज इक्वल्स टू I²RT। आप चाहो तो अपने असाइनमेंट में से लिख लो, आप चाहो तो यहाँ से लिख लो। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट्स दैट व्हेन करंट I passes through a conductor or resistor R for time t, then the heat developed in this conductor is equal to the product of square of current, the resistance and time। ये स्क्वायर है H इज इक्वल्स टू I²RT। आप चाहो तो और डिटेल में लिखना है तो अपनी वर्कशीट से लिख लो। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ डज फ्यूज वायर प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो बेटा ये सिंपल है, द फ्यूज ब्रेक्स द सर्किट इफ फॉल्ट इज इन एन अप्लायंस कॉज टू मच ऑफ करंट टू फ्लो। दिस प्रोटेक्ट द वायरिंग इन अप्लायंस इफ समथिंग गोज रॉन्ग। द फ्यूज कंटेन्स अ पीस ऑफ वायर दैट मेल्ट्स ईजिली। इफ द करंट गोइंग थ्रू द फ्यूज इज टू ग्रेट द वायर हीट्स अप अंटिल इट मेल्ट्स एंड ब्रेक्स द सर्किट। तो मैंने बिल्कुल सिंपल शब्दों में लिखा है इसके अंदर कि फ्यूज़ की वायर के अंदर से करंट जाता है, वो गर्म होती है, और अगर करंट ज़्यादा हो जाता है तो वो ज़्यादा गर्म होके टूट जाता है। अगला क्वेश्चन है वाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। टंगस्टन को क्यों यूज़ करते हैं, तो लिखा है टंगस्टन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल बल्ब बिकॉज इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड डू नॉट ऑक्सीडाइज। वैसे तो एक लाइन ही काफ़ी है कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और ऑक्सीडाइज नहीं करता, पर उसके अलावा ये भी है, हाँ साथ में ये भी मेंशन मैंने कर दिया कि दस टंगस्टन फिलामेंट डज नॉट मेल्ट इवन when a large amount of heat is produced due to passage of current through the filament। अब आगे फोर्थ क्वेश्चन है कि फ्यूज वायर को लाइव वायर से कनेक्ट करते हैं। तो बेटा यहीं पे लिखा था फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद लाइव वायर, तो आंसर हो गया येस ट्रू। पांचवा क्वेश्चन है विच यूज मोर एनर्जी, 250 वॉट टीवी फॉर 1 आवर, 1200 वोट टोस्टर फॉर 10 मिनट। तो देखिए पावर हमें पता है
पावर हमें दे रखी 250 वॉट, टीवी की बात कर रहे हैं, और टाइम दे रखा था 1 आवर, उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया 3600 सेकंड। और टोस्टर के लिए पावर दे रखी है 1200 वॉट और टाइम दे रखा है 10 मिनट, तो 10 को 60 से मल्टीप्लाई किया 600 सेकंड। एनर्जी होती है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो ऊपर पावर को टाइम से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 9 इंटू 10 की पावर 5, ये 5 पावर है जूल, और 1200 को 600 से मल्टीप्लाई किया, ये वाले 1200 600, तो आपका आ गया 7.2 इंटू 10 की पावर 5 जूल। द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर इज मोर, ये ऊपर जो टीवी वाला बेटा ये एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करता है एज़ कम्पेयर टू टोस्टर, क्योंकि नीचे देखोगे तो ये आएगा 72 के आगे 4 जीरो और ऊपर आएगा 9 के आगे 5 जीरो, तो ऑलमोस्ट ये आपका 72 लाख और 9 लाख के 72 लाख और 90 लाख है। तो आप ऊपर देख सकते हैं कि जो टीवी ने एनर्जी कंज्यूम करी है वो ज़्यादा है। 3 सेकंड दे रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ लीजिए और स्क्रीन को पॉज करके अपने आंसर्स नोट डाउन कर लीजिए। वैसे मैं तो सजेस्ट करूँगा कि वर्कशीट आपके पास है, वर्कशीट से देख के आंसर करो। ये सिर्फ हिंट है ये बताने के लिए कि आंसर्स कैसे होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका सिमिलर ट्राइंगल्स एंड इंट्रोडक्शन, मैथ्स की वर्कशीट है, ये लिख लिया ना ये वाला, चलो अब तो लिख ही लिया होगा आपने, अब चेंज कर रहा हूँ। मैथ्स की वर्कशीट है सिमिलर ट्राइंगल्स के ऊपर, आपकी बुक का 6th चैप्टर शुरू हो गया। वो कहता है 2 फिगर्स पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप बट दे मे और मे नॉट हैव द इक्वल साइज, फॉलोइंग फोटोज आर सिमिलर बट नॉट सेम। अब ध्यान से देखिए, ये सिमिलर है, ये छोटी है, ये बड़ी है। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट दो चीज़ें होती हैं। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट का क्या फ़र्क होता है मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाऊं। ये दोनों ट्राइंगल देखो सब तरीके से एक जैसे हैं। अगर इस वाले ट्राइंगल को उठा के इसके ऊपर रखूँगा तो वो कॉन्ग्रुएंट है। आप अपने हाथ, एक हाथ को दूसरे हाथ पर रख लो ताली बजाने के लिए जैसे हम करते हैं, तो आपके दोनों हाथ कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि आपके दोनों हाथ एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेते हैं। लेकिन एक 2 साल के बच्चे का हाथ और आपका हाथ वो सिमिलर होगा, क्योंकि शेप तो एक जैसी होगी। जिसका भी हाथ आप देखोगे, हाथ की जो शेप होती है वो तो एक जैसी होगी, कुछ ऐसी होती है हाथ की शेप। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, और सभी के हाथ की शेप ऐसी ही होगी। बस ये है कि किसी के हाथ की शेप बड़ी होगी, तो अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसके हाथ की शेप छोटी होगी। तो ये जो दोनों हाथ आपको दिख रहे हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अब उनकी वर्कशीट पढ़ लेते हैं। वो कहता है 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ ऑल देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यानी कि अगर 2 ट्राइंगल्स की सारी साइडें और सारे एंगल इक्वल हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट हैं। एंड 2 फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एज वेल एज द सेम साइज। अगर फिगर की बात करें तो सारी शेप सारा साइज एक जैसा होगा तभी वो कॉन्ग्रुएंट होगा। आगे देखते हैं। द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन सेम रेशियो एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब जैसे दोनों ट्राइंगल को देखोगे, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। आगे उसने बोला इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। अब ए बी सी और पी क्यू आर देखो, ए पी के बराबर, बी क्यू के बराबर, सी आर के बराबर। तो बेटा ए बी अपॉन पी क्यू भी ए सी अपॉन पी आर और बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर होगा। देन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर, यानी कि हम लिख सकते हैं कि अगर ऐसा है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट होता है जब दोनों बिल्कुल डिट्टो एक जैसे हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर नहीं बोला, कॉन्ग्रुएंट बोला है। तो बेटा इसमें से मुझे लग रहा है इनमें से कोई भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सिर्फ ये पहले वाले को कॉन्ग्रुएंट आप कह सकते हो, वो भी तब जब इस पैर को उल्टा करके आप इसके ऊपर रखो, समझ में। उसके अलावा चारों में से कोई भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर चारों को कंपेयर करो तो सिर्फ पहले वाला ही कॉन्ग्रुएंट है। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सिमिलर हेक्सागन्स इन द फॉलोइंग। सिमिलर हेक्सागन, अब ध्यान से देखिए, मुझे दिख रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो बराबर नहीं लग रहा। इसको देख के लग रहा है कि ये छोटा है और ये बड़ा है, ये बच्चा और ये पापा। तो ये जो बच्चे पापा वाला जो सिस्टम है, ये मुझे लग रहा है
कि ये सिमिलर है। आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि इफ़ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर। तो पी क्यू एंड क्यू आर की आपको लेंथ निकालनी है। निकाल लेते हैं लेंथ। कैसे निकालेंगे? देखिए, हमने कहा कि दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो ए सी के अपॉन में पी आर किसके बराबर होगा? ए बी के अपॉन में पी क्यू। किसके बराबर होगा? बी सी के अपॉन में क्यू आर। ए सी हो गया 12, पी आर हो गया 18, रेशो निकल गया 2/3। यहाँ ए बी की वैल्यू डाल दी 7, पी क्यू हमें निकालना है। बी सी की वैल्यू डाल दी 10, क्यू आर हमें निकालना है। इनको सॉल्व करने के बाद आपके पास आया 2/3 इज इक्वल्स टू 7/PQ इज इक्वल्स टू 10/QR। अब एक बार इन दोनों को इक्वल रख दिया और एक बार इस 2/3 को इसके इक्वल कर दिया। तो 2/3 इज इक्वल्स टू 7/PQ। PQ गया यहाँ और ये 2/3 यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3/2। आंसर आ गया 21/2 PQ की वैल्यू। सेम 2/3 को 10/QR के इक्वल किया तो QR इज इक्वल्स टू 10 इंटू 3/2। तो ये आ गया आपका 30/2 यानी कि 15। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। मैं जानता हूँ मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, आप मनी मन सोच रहे हैं, आप तारीफ़ कर सकते हैं कमेंट्स में, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है ऑल सर्कल्स आर सिमिलर एंड सर्कल्स हैविंग सेम रेडियस। बेटा अगर रेडियस भी सेम है, सर्कल भी सेम है, मतलब एक सर्कल दूसरे सर्कल को पूरा कवर कर लेगा, ऐसे डायग्राम्स को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो वो हो गए कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स जब उनका रेडियस भी सेम होगा। ऑल स्क्वायर्स, अब सारे के सारे स्क्वायर्स दुनिया के बेटा सिमिलर हैं, क्योंकि स्क्वायर के चारों एंगल तो हमेशा 90 होंगे, वो तो कभी चेंज हो ही नहीं सकते। समझ में? हो सकता है आपका स्क्वायर छोटा हो सकता है आपका स्क्वायर बड़ा हो सकता है आपका स्क्वायर बहुत बड़ा हो, बट होंगे वो हमेशा सिमिलर, क्योंकि उनके चारों एंगल्स 90 होंगे। तो सेकंड का हो गया आपका सिमिलर। तीसरा है ऑल द डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ऐसे जिनकी तीनों साइडें इक्वल है, जिनको तीनों एंगल इक्वल है, वही सिमिलर हो सकते हैं। बाकी जो ट्राइंगल हज़ारों शेप्स के होते हैं आप उनको सिमिलर भी नहीं कर सकते, उनको कॉन्ग्रुएंट भी नहीं कह सकते। कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, कई होते भी हैं। पांचवा है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो बेटा सिमिलर होता है कॉपी ऑफ सेम कंपनी की सेम कॉपी आएगी तो सारी कॉपियाँ जैसे एक दूसरे की जैसी होंगी, और पेन ऑफ सेम कंपनी का सेम पेन। जबकि अगर आप सिमिलर की बात करोगे तो सारे सनफ्लावर्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। और शर्ट देख लो, छोटे साइज़ की बड़े साइज़ की, साइज़ के हिसाब से सब कुछ इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन वो सब सिमिलर रहते हैं। तो ये आपके आज की मैथ्स की वर्कशीट का सोल्यूशन है। ले लीजिए 2-4 सेकंड अपने लिखने के लिए। वैसे मैं तो आपको हमेशा एक ही चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि आंसर लिख कॉपी मत कीजिए, आंसरों की हिंट लीजिए और क्वेश्चन अपने आप कीजिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आ सके। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज की आपकी जो अगली वर्कशीट है वो है हिंदी की। नोट डाउन कर लिया ना? अब हिंदी की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चों नीचे कमेंट बॉक्स में ना एक वीडियो का लिंक डाला है मैंने, एक चैनल का लिंक डाला है, एक वीडियो का लिंक डाला है, जिसमें 2 बच्चे इस लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। जब देखो एक बार वो 2 बच्चे किस तरीके से मस्ती कर रहे हैं, और आप भी उनसे कुछ हिंट लो कि लॉकडाउन है, पर लॉकडाउन भी मस्ती कम नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई भी कम नहीं होनी चाहिए और मस्ती भी चलती रहनी चाहिए। हम शुरू करते हैं हिंदी की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट फिर आपकी रचनात्मक लेखन के ऊपर है। तो बच्चों आज हम पत्र लेखन के बारे में बात करेंगे। पत्र लेखन एक कला है, इसमें पत्र लिखते समय पत्र में सहज, सरल और सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिसको पत्र प्राप्त करने वाला पत्र में व्यक्त भावों को अच्छी प्रकार समझ सके। पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बातों को लिखकर दूसरे तक पहुंचा सकता है। जिन बातों को लोग कहने में हिचकिचाते हैं उन्हीं बातों को पत्रों के माध्यम से आसानी से समझाया जा सकता है। पत्र लेखन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। औपचारिक पत्र जो ऑफिशियल लेटर होते हैं, जो आप किसी न्यूज़पेपर को लिखेंगे या फिर अपने किसी ऑफिस वाले को लिखेंगे, इंटरव्यू के लिए लिखेंगे। औपचारिक पत्र उन्हें कहा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो, व्यवसाय से संबंधी। प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्रों की भाषा सहज और शिष्टपूर्ण होती है। इन पत्रों में केवल काम या अपनी समस्या के बारे में ही कही जाती है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप ऑफिस के लिए पत्र लिखेंगे तो उसमें तो हालचाल नहीं पूछेंगे। दूसरा है अनौपचारिक पत्र।
अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों को, जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी और मित्रों को उनके हालचाल पूछने, निमंत्रण देने और सूचना आदि देने के लिए रखे जाते हैं। इन पत्रों में भाषा का प्रयोग थोड़ी ढील की जा सकती है। इन पत्रों में शब्दों की संख्या असीमित हो सकती है, क्योंकि इन पत्रों में इधर उधर की बातें भी समावेश होती हैं। उदाहरण है कि अनुमान लगाकर रिक्त स्थान में बॉक्स में जो उचित शब्दों को भरिए और किसी भी विषय पर एक औपचारिक पत्र लिखने का अभ्यास कीजिए। तो आपको एक औपचारिक पत्र लिखना है। हम अब ये हिंट दे देते हैं। हिंट किस चीज़ की है? हिंट है बेटा दैनिक हिंदुस्तान। अब आपने भरना है सबसे पहले। तो पहले वाले बॉक्स में क्या भरा जाएगा? ये आएगा बेटा पहले वाले बॉक्स में। सबसे ऊपर लिखेंगे आप दैनिक हिंदुस्तान, या पहले वाले बॉक्स में दैनिक हिंदुस्तान ही पहले लिखिए संपादक महोदय। तो पहले वाले बॉक्स में आएगा संपादक महोदय। कौन से अखबार के? दैनिक हिंदुस्तान के संपादक महोदय। और ये तीसरा केजी मार्ग, उनका एड्रेस, ठीक है। उसके नीचे आपने लिखा दिनांक कि आज की क्या डेट है। ये ना डेट नंबर 4 पे, तो नंबर 4 पे आपने लिख दी नंबर 4 की डेट। नंबर 5 पे विषय, तो विषय है योग का महत्व। उसके बाद ये पूरा का पूरा पत्र लिखा गया है। और पत्र लिखने के बाद 5वां, ये तो विषय आपका पूरा आ गया। 5वें के बाद अगर आप देखेंगे तो पूरे पत्र लिखने के बाद अंत में लिखा है आपने धन्यवाद भवदीय। तो 6ठे नंबर पे भवदीय में आप लिखेंगे अपना नाम, अपना पता और अपना मोबाइल नंबर। समझ रहे हैं? तो ये आपका हो गया 6, 7, 8 नंबर वाइज। नंबर 1 संपादक महोदय, फिर दैनिक जागरण, नंबर 3 उसका एड्रेस, नंबर 4 पे डेट, नंबर 5 पे आपने पत्र किस लिए लिखा है। तो हो गया बच्चों ये आपके सामने। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आपकी वर्कशीट यहीं पे एंड हुई। उन्होंने शायद एक चीज़ आपको और बोली है। उन्होंने बोला है कि किसी भी एक विषय पर औपचारिक पत्र लिखने का अभ्यास कीजिए। तो बिल्कुल ऐसा ही पत्र लिख दीजिए। इन्होंने योग शिक्षा का महत्व लिखा है, आप सिर्फ शिक्षा का महत्व लिख दीजिए। 1-2 औपचारिक पत्र मैंने भी डाले हुए हैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे। इंस्टाग्राम चैनल पे देख लीजिए, आपको पत्र के कुछ और उदाहरण मिल जाएंगे। तो बच्चों आपसे मिलेंगे अगली बार कुछ नई वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।